Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Let's start the second part of our lecture 12. In first part we have studied joint and marginal probabilities. In this part we will study the conditional probability. Now let us consider a example of rolling a die. When we roll a single die, the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's suppose we have an event A that 6 will occur when the die is rolled. Then the probability of A will be 1 by 6 because the favorable outcome is 1 in the towards the event and the total number of outcomes is 6. So the probability of A is 1 by 6. Now let us suppose some additional information, that is, we roll a die, an even number will occur. The additional information is an even number will occur. हम जब डाई को रोल कर रहे हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इवन नंबर अकर करेगा. This is the condition, this is the information that will happen. Okay, now find the probability of A. अब हमने probability of A find करनी है. फिर क्या होगा, जब वो कह रहा है कि even number will occur, तो ये जो हमारे पास sample space है ये क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगी. इसमें अब जब reduce sample space होगी उसमें सिर्फ हमारे पास even numbers होंगे. तो जब हमारे पास sample space थी, actual sample space 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें reduce sample space क्या हो जाएगी, जिसमें सिर्फ even numbers होंगे 2, 4, 6. ठीक है, इसमें अब हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने, हमने अकरेंस ऑफ 6 फाइंड करनी है, ए की फेवरेबल आउटकम है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी वो क्या आ जाएगा 1/3. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग गिवन दैट द अदर इवेंट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड एंड इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं ऑफ सम इवेंट when some other event has been occurred. जब आपके पास एक इवेंट अकर कर चुका है, उसकी अकरेंस के बाद जब हम किसी और इवेंट के अकर करने के चांसेस फाइंड करते हैं, तो दिस इज नॉन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सिंबॉलिकली हम इसको प्रोबेबिलिटी बी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन लगा के ए लिखते हैं. अब ये जो लाइन है इसके बाद जो भी इवेंट हम लिख रहे हैं, ये इवेंट अकर कर चुका है, दैट इवेंट हैज बीन अकर्ड. ये वो इवेंट है जिसकी कंडीशन लगाई गई है, दैट हैज बीन अकर्ड, नोइंग दैट, फॉलोड बाय, ठीक है, गिवन दैट, इस तरह के टर्म्स हम यूज करते हैं. और इस लाइन से पहले जो हमारे पास इवेंट होता है इसकी हम प्रोबेबिलिटी एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं. इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इसको हमारे पास पढ़ने का एक तरीका ये है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर्स गिवन दैट ए हैज बीन अकर्ड, और सिंपली हम इसे पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए. जब हम बी गिवन ए कह रहे हैं तो इट मींस कि बी की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं और ए अकर कर चुका है. फॉर्मूला हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. ये क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी. तो ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी ये क्या है हमारे पास, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. व्हाट इज दिस, दिस इज ए मार्जिनल प्रोबेबिलिटी. तो जब आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हम दोनों की जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है वो न्यूमरेटर में आती है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इवेंट अकर कर चुका हो उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आती है. फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, न्यूमरेटर में क्या आएगा, इन दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो इवेंट अकर कर चुका है, यहां पे कौन सा इवेंट अकर कर चुका है, बी, तो बी की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, ज्वाइंट और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कैसे कैलकुलेट करते हैं. अगेन अगर आप इस फिगर में देखें, यहाँ पे इसी चीज को एलेबोरेट किया जा रहा है कि जब ए गिवन बी लिखा हुआ है तो इस लाइन से पहले जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर रहे हैं और जो इसके बाद इवेंट है वो हमारे पास
नोन है। और इसको हम पढ़ते कैसे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। गिवन के बाद जो चीज है वो हमारे पास गिवन है, वो नोन है, और उससे पहले जो है वो हम फाइंड कर रहे होते हैं प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल देखेंगे, प्रीवियस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी of selecting an unemployed adult given that an adult is male। हमने unemployed की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है given that an adult is male। given that क्या है हमारे पास, कौन सा इवेंट अकर कर चुका है, मेल इवेंट अकर कर चुका है, ठीक है। तो हमने इसको सिंबॉलिकली जब लिखेंगे तो ये क्या आएगा, एम्प्लॉयड गिवन मेल। ये चीज हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है, न्यूमरेटर में इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आती है, मेल एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक। या आप इसको डायरेक्ट यहां पे इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास मार्जिनल आती है, किसकी, जो इवेंट अकर कर चुका हो। तो यहां पे कौन सा इवेंट अकर किया हुआ है, मेल। ज्वाइंट और मार्जिनल हमने फाइंड की थी दोनों, हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड गिवन मेल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। The probability that a regularly scheduled flight departs on time is probability of D, that is equal to 0.83. The probability that it arrives on time is 0.82, and the probability that it departs and arrives on time is 0.78. Find the probability that a plane, A part है हमारे पास, arrives on time given that it departs on time, and the B part is departed on time given that it has been arrived on time. अब यहां पे देखेंगे कि हमारे पास सिंगल इवेंट के अकर करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइव्स भी गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्टेड भी गिवन है, ठीक है, ऑन टाइम। यहां पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अराइव्स ऑन टाइम गिवन दैट इट डिपार्टेड ऑन टाइम। अब अगर सिर्फ अराइव्स ऑन टाइम है तो वो हमारे पास गिवन है, वो नोन है, वो हमें पता है। लेकिन यहां पे हम फाइंड क्या करें, इस पे कंडीशन लग गई है, गिवन दैट इट डिपार्टेड ऑन टाइम, कि वो डिपार्ट करेगी ऑन टाइम पे, कर चुकी है, ठीक है। दैट हैज बीन हैपेंड, इस काम के होने के बाद अराइव्स ऑन टाइम की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे, हमें पता है कि अराइव्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिपार्टेड को डी से। तो हमने यहाँ पे एक्चुअली किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हमने अराइव्ड ऑन टाइम फाइंड करना है। गिवन दैट क्या हमारे पास, गिवन दैट डी। बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्टेड ऑन टाइम given that it arrived on time, ओके। और हमें पता है कि न्यूमरेटर में क्या होता है, दोनों की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज आ जाती है, और डिनोमिनेटर में जो इवेंट अकर कर चुका है उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। एक और चीज आप देखेंगे, जो प्रीवियस एग्जांपल्स हम देख रहे थे उसमें आपके पास वैल्यूज गिवन थी, ये 460 440, ये क्या है हमारे पास, ये वैल्यूज है, ये प्रोबेबिलिटीज नहीं गिवन थी, ये वैल्यूज गिवन थी, इसलिए हमने इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी। जब हमने 40 को 90 से डिवाइड 900 से डिवाइड किया तो ये प्रोबेबिलिटी पे कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी गिवन है, 0.83 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्लाइट डिपार्ट्स ऑन टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्टेड ऑन टाइम। हमारे पास ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर एन industrial process in the textile industry in which strips of a particular type of cloth are being produced. It is known from historical information on the process that 10% of the strips fail the length test, 5% fail the texture test, and only 0.8% fail both tests. If a strip is selected randomly from the process and a quick measurement identifies it as failing the length test, what is the probability that it is texture defective? अब हमारे पास जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, उसमें हम स्ट्रिप्स बना रहे हैं,
ठीक है, क्लॉथ स्ट्रिप्स बना रहे हैं, उसमें वो कह रहा है कि बाय सम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इट इज नोन दैट 10% हमारे पास 10% ऐसे स्ट्रिप्स हैं जो लेंथ टेस्ट फेल कर जाती हैं। यानी कि ये जो परसेंटेज में गिवन है ये हमारे पास क्या है, ये दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्ट्रिप फेलिंग लेंथ टेस्ट। तो लेंथ जो स्ट्रिप है हमारे पास वो लेंथ टेस्ट को फेल कर जाएगी, इसके कितने परसेंट चांसेस है, 0.1, ठीक है, 10%, 0.1 चांसेस है, 0.1 प्रोबेबिलिटी है इसकी। टेक्सचर डिफेक्टिव होने के चांसेस कितने, 0.05, 5%। अब हमें फाइंड क्या करना है, इफ ए स्ट्रिप इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द प्रोसेस एंड ए क्विक मेजरमेंट आइडेंटिफाइज इट एज फेलिंग लेंथ टेस्ट। ये चीज हो चुकी है, हमने एक स्ट्रिप सिलेक्ट की एंड इट आइडेंटिफाइज एज फेलियर लेंथ टेस्ट, उसने लेंथ टेस्ट को फेल कर दिया। What is the probability? वो चीज अगर हो चुकी है, now we have to find the probability that it is a texture defective। तो यहां पर अगर हम फेलियर लेंथ टेस्ट को L से रिप्रेजेंट करते हैं और फेलिंग टेक्सचर टेक्स्ट को T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्सचर डिफेक्टिव गिवन फेलिंग लेंथ टेस्ट। तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी T, हमारे पास न्यूमरेटर में क्या होता है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आ जाती है डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, 0.8%। 0.8% को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.08 डिवाइडेड बाय 0.1 लेंथ फेल करने की हमारे पास प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल 6 देखेंगे, हमारे पास वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, एक सेकेंड, what is the probability of rolling a dice and its value is less than 4। ठीक, हमने प्रोबेबिलिटी किसके फाइंड करनी है कि हमने जब डाइस रोल किया तो जो वैल्यू है जो अकर करेगी हमारे पास ऑन द डाई दैट विल बी लेस देन 4। यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म नहीं हुई, आगे वो क्या कह रहा है, नोइंग दैट, ये जानते हुए द वैल्यू इज एन ऑड नंबर, जो वैल्यू हमारे पास अकर करेगी दैट मस्ट बी एन ऑड नंबर। अब ये क्या, नोइंग दैट, ये चीज अकर कर चुकी है, हम ये जानते हैं। तो जब हम डाई रोल करते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो लेस देन 4 है, 135, सॉरी ऑड है 135। अब इसमें हमने देखना क्या है कि वैल्यू लेस देन 4 है, वो कितनी वैल्यूज हैं, 2। बात समझ आ रही है? अब आप देखें, ये जो है ये हमारे पास ए सेट इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को, और ये हमारे पास इनका ज्वाइंट जो कॉमन पोर्शन है। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हैं, 135। बी इवेंट जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या है, लेस देन 4। तो लेस देन 4 कौन कौन से हैं, 1 2 3। इनमें इन दोनों का ज्वाइंट क्या है, 1 and 3, यानी कि 2 हमारे पास एलिमेंट्स कॉमन है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है हमारे पास, ए में 1 2 3 है, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। न्यूमेरिकली आप इसको खुद परफॉर्म करेंगे, ठीक है, वैल्यूज पुट करके इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, हमारे पास एक टेबल गिवन है, पूरा क्लासिफिकेशन हुई भी है। नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स विजिटेड ट्यूटरिंग, 1 or less times, 2 or 3 times, 4 or more times, 4 times student, 5 times students, and these are the total numbers। लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट कॉलम होते हैं टोटल के, these are the marginal values and the inner body of the table, these are the joint values। ठीक, हमने प्रोबेबिलिटी किसके फाइंड करें, 4 or more times, given that 4 times student। तो इन दोनों की मार्जिनल वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों की मार्जिनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 8। जब हमने इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे, इसको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 58 से डिवाइड कर देंगे। 4 टाइम्स स्टूडेंट्स, डिवीजन में क्या होता है, हमारे पास मार्जिनल वैल्यू आ जाती है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आती है किसकी, जो इवेंट अकर कर चुका हो। तो फुल टाइम स्टूडेंट्स की मार्जिनल वैल्यू क्या है, 45।
तो जब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 58। तो एक्चुअली क्या है 58 हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है, तो इट इज इक्वल टू 8 बाय 45। ओके, दिस इज ऑल फॉर दिस पार्ट। थैंक यू।